अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो ये लेक्चर सिर्फ 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बनाया गया है, क्योंकि 11th क्लास के स्टूडेंट्स को रियल क्लासरूम में कुछ लेक्चर्स छूट चुके थे। तो मैंने सोचा ऑनलाइन वो लेक्चर्स कवर कर लें, और ऑनलाइन बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स में आपको ये मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, बट उसमें एक बल्क ऑफ नॉलेज है जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ हम इस लेक्चर में स्पेशली कुछ वो पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, 11th की बायोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स, उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंजाइम्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे एंजाइम्स। तो सबसे पहले एंजाइम टर्म जो है वो टर्म किसने दी थी। एंजाइम टर्म वाज गिवन बाय विलियम कोने इन 1878। एंजाइम की डेफिनेशन क्या है, एंजाइम क्या होता है। एंजाइम एक्चुअली प्रोटीन होता है। एंजाइम्स ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। उसमें कुछ एक्सेप्शन है, लाइक आरएनए एंजाइम्स आल्सो नोन एज राइबोजाइम्स, फॉर एग्जांपल राइबोन्यूक्लियस। तो बेसिकली हमने कहा कि एंजाइम्स जो हैं दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, लाइक इसी तरह से लाइक प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड से बनते हैं, ठीक इसी तरह से एंजाइम्स भी अमाइनो एसिड से ही बनते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स एंजाइम्स के अमाइनो एसिड्स ही होते हैं। तो कितने अमाइनो एसिड्स कंबाइन होके एंजाइम बनाते हैं, नियर 50 और मोर देन 50 अमाइनो एसिड्स दे कंबाइन टू फॉर्म एंजाइम्स। उसके बाद प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। एंजाइम की प्रॉपर्टी क्या होती है। एंजाइम हैज कैटालिटिक प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज बायोकैटालिस्ट्स। जैसे कैटालिस्ट काम करता है, ठीक इसी तरह से एंजाइम भी काम करता है। क्या काम करता है एंजाइम्स, दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो प्रॉपर्टीज क्या है एंजाइम की। सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। कैसे करते हैं इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है या मैकेनिज्म इसका क्या होता है, इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो आगे डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एंजाइम्स रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होता है और सबस्ट्रेट ब्रेक होता है इनटू प्रोडक्ट्स, एंजाइम चेंज नहीं होता है, एंजाइम रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन माइन्यूट क्वांटिटी। तो ये सिमिलरिटीज भी आप डिस्कस कर सकते हो बिटवीन एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट्स, ये तीन प्रॉपर्टीज। अब अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैटलिस्ट एंड एंजाइम, तो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये प्रॉपर्टीज में भी आप डिस्कस कर सकते हो या डिफरेंस में भी आप डिस्कस कर सकते हो कि डिफरेंस क्या है। नंबर 1 डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड कैटलिस्ट इज एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर बट कैटलिस्ट्स आर मिनरल इन नेचर। सेकंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस, enzymes they catalyze specific type of reactions, and catalysts they catalyze large number of reactions. And third important difference, enzymes are very sensitive to pH and temperature, but catalysts they are less sensitive to temperature and pH. Now we will discuss their classification of enzymes. तो अकॉर्डिंग टू IUB, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने एंजाइम्स को 6 क्लासेस में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है ऑक्सीडोरिडक्टेसेस, मींस दोज एंजाइम्स व्हिच कैटलाइज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज एन एंजाइम व्हिच इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडोरिडक्टेस एंजाइम। सेकंड कैटेगरी है ट्रांसफेरेसेस, दोज एंजाइम्स व्हिच कैटलाइज the transfer of specific group from one substance to another substance. For example, transaminase enzyme. Third category is isomerases, those enzymes which catalyze the rearrangement of atoms within a single molecule. एक ही molecule में जो atoms को rearrange करेंगे and results into the formation of isomers. Those enzymes are categorized in isomerases, like mutases. Fourth category is hydrolases, means the enzymes which catalyze or which break down the large molecules into smaller ones by addition of water.
like by the process of hydrolysis. So for example, most of the digestive enzymes, they are hydrolases, like cerebery amylase. And fifth category is lyases. These enzymes break down the bonds without the hydrolysis. For example, decarboxylase enzyme. Sixth category is lyases, the enzymes which catalyze the formation of covalent bonds between two molecules. For example, carboxylase. Decarboxylase एंजाइम जो है वो टाइप है लाइसेस की, जो ब्रेक डाउन करते हैं बॉन्ड्स को बट विदाउट एडिशन ऑफ वाटर. और कार्बोक्सिलेस एंजाइम जो है दैट इज टाइप ऑफ लाइगेसेस व्हिच कंबाइंस द टू मॉलिक्यूल्स और व्हिच फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड्स. So these are the 6 categories of enzymes. Number 1 type is oxidoreductases. Second category is transferases. Third category is isomerases. Fourth category is hydrolases. Fifth category is this lyases. Sixth category is ligases. So now we will discuss the mechanism of enzyme action. As we know that enzymes are involved in chemical reaction. एंड किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत होती है, एंड दैट मिनिमम एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी. नाउ व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी इज द थ्रेशहोल्ड एनर्जी और द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एनी केमिकल रिएक्शन. इसके नोट्स भी आपको इस पोस्ट वाले सेक्शन में मिलेंगे, तो वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो. तो अब इस ग्राफ के जरिए आप समझ सकते हो कि एंजाइम जो है कैसे काम करता है. जब एंजाइम किसी भी रिएक्शन में नहीं होगा तो क्या होगा, इतना टाइम लगेगा, तो ये पाथवे फॉलो होगा रिएक्टेंट्स को या सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए. ठीक है, तो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी इसको चाहिए. जो ही हम इसमें एंजाइम ऐड करेंगे तो रेड वाला ग्राफ, ये रेड से जो मैंने ड्रा किया है विच इज विद एंजाइम, एंजाइम जब हम इसमें ऐड करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, या वी कैन से कम टाइम लगेगा रिएक्शन को कंप्लीट होने में. तो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी जब हम एंजाइम इसमें ऐड करेंगे. ठीक है, देखो बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट थ्योरीज दी गई थी. नंबर फर्स्ट एंड अर्लीस्ट थ्योरी वाज लॉग एंड की थ्योरी given by Emil Fischer, E-M-I-L, Emil Fischer, F-I-S-H-E-R, Fischer in 1894. इस थ्योरी में क्या कहा गया था कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एंजाइम हैज सम स्पेसिफिक रीजन्स एंड दो स्पेसिफिक रीजन्स आर नोन एज एक्टिव साइट्स ऑन विच सबस्ट्रेट कंबाइंस और सबस्ट्रेट बाइंड्स and then results in the formation of enzyme substrate complex. Like a particular key fits into a particular lock, ठीक इसी तरह से एक particular enzyme काम करता है एक particular substrate पे. Here this enzyme acts like a lock. Enzyme acts as a lock and this substrate acts like a key. जैसे लॉक एंड की थ्योरी यहाँ इस डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन किया गया है. ये एंजाइम है, इसमें दीज आर एक्टिव साइट्स और ये सबस्ट्रेट है. एंजाइम कंबाइंस विद सबस्ट्रेट एंड देन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ये बना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट पे एक्ट करके सबस्ट्रेट को चेंज करता है इनटू प्रोडक्ट्स, बट एंजाइम रिमेन्स एज सच. देखो एंजाइम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आई है. सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने एंजाइम की डिस्कस की थी कि एंजाइम रिमेन्स अनचेंज्ड. ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन हुआ हाउ एंजाइम रिमेन्स अनचेंज्ड. इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आती है. बट इस थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स रहे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक क्या था कि इस थ्योरी में कहा गया था कि एंजाइम हैज दिस रिजिड स्ट्रक्चर. एंजाइम का रिजिड स्ट्रक्चर होता है या एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स का रिजिड स्ट्रक्चर होता है. देखो ठीक है, बट एक्चुअली एंजाइम के एक्टिव साइट्स जो हैं उनका रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता है. दे आर फ्लेक्सिबल, विच वाज देन एक्सप्लेन्ड बाय अनदर थ्योरी, द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी. सेकंड थ्योरी इज द इंड्यूस्ड फिट थ्योरी गिवन बाय डेनियल कोशलैंड.
and this theory was given in 1959 and this is the most accepted theory. इसमें क्या कहा गया था? कोशलैंड ने कहा कि this active sites of enzymes they have flexible this structure and some conformational change, कुछ structural change आती हैं active sites पे, जिसकी वजह से जो इंड्यूस करता है सबस्ट्रेट को दिस एंजाइम के एक्टिव साइट्स के साथ बाइंड होने में. एक्चुअली इंड्यूस्ड दिस फिट थ्योरी में कोशलैंड ने क्या कहा था कि एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स के ऊपर दो ग्रुप्स होते हैं. एक्चुअली एक ग्रुप को हम कहते हैं बटराइजिंग ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप को हम कहते हैं कैटालिटिक ग्रुप. जो कन्फर्मेशनल चेंज होती हैं, जो स्ट्रक्चरल चेंज आती हैं, दैट अकर्स ऑन बटराइजिंग ग्रुप which then results in this combination of substrate on catalytic group. आप सिंपली याद रखो कि इंड्यूस्ड फिट थ्योरी में सिंपली एक्टिव साइट्स में ही कुछ कन्फर्मेशनल और स्ट्रक्चरल चेंज होती हैं जो इंड्यूस करवाती हैं सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ बाइंड होने में. अब लास्ट में कुछ फ्यू मिनट्स हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स क्या है एंजाइम एक्शन को जो इफेक्ट करते हैं. व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट द एंजाइम एक्शन? फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज टेम्परेचर. These enzymes normally they work at optimum temperature of 20 to 40 degrees Celsius, and at low temperatures they get inactivated and at higher temperatures they get denatured. But there are exceptions, like there are some enzymes which are present in microorganisms living in hot springs. They can tolerate about 100 degrees Celsius of temperature. और यही मैकेनिज्म है दिस कुछ कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हाइबरनेशन में जाते हैं, विंटर स्लीप में जाते हैं एंड एस्टिवेशन में जाते हैं. समर स्लीप एट एक्सट्रीम हायर टेम्परेचर्स दे अंडरगो एस्टिवेशन एंड एक्सट्रीम लोअर टेम्परेचर्स दे गेट अंडर हाइबरनेशन, दैट इज नोन एज विंटर स्लीप. तो उसमें क्या होता है, उसमें ऑर्गेनिजम्स कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है एंजाइम एक्टिविटी ही स्लो डाउन होती है. तो दिस इज मैकेनिज्म बिहाइंड हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन. Second important factor is this pH. Enzymes work at a specific pH, like pepsin works in acidic pH at pH of 2, and trypsin that works at pH of 8, alkaline pH, and there is another enzyme like amylase that works at pH of 6 or 7, 6 to 6.7. And there is another factor like enzyme concentration. एंजाइम की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी. एंड उसके बाद लास्ट फैक्टर है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जब जितनी इंक्रीज होगी तो फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी. उसके बाद आफ्टर सम टाइम रेट ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन होगी, क्योंकि फर्दर एंजाइम्स जो हैं अवेलेबल नहीं होंगे सबस्ट्रेट पे एक्शन करने के लिए. तो नो मोर एक्टिव साइट्स विल बी अवेलेबल फॉर सबस्ट्रेट्स. सो उसके बाद आफ्टर सम टाइम रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो डाउन होगी. तो फोर ही याद रखो आप. उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं, 4 आर इम्पॉर्टेंट. नंबर फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर, सेकंड फैक्टर इज pH, थर्ड फैक्टर इज enzyme concentration, and fourth factor is substrate concentration. Thank you all.